नमस्कार। राजस्थान सरकार ने सरकारी विद्यालयों में रिक्त पदों को अस्थायी तौर पर गेस्ट फैकल्टी से भरने के लिए जो योजना चलाई है उसका नाम है विद्या संबल योजना। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे चयन होगा, क्या चयन समिति होगी, कितना वेतन होगा, कितना कार्य करना होगा और भी इसकी जो बातें हैं, तमाम पहलू है, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले वेतन पर ही नज़र डाल लेते हैं क्योंकि आकर्षण का मुख्य केंद्र तो यही है। और अधिकतम वेतन जो है इसमें आप देख पा रहे हैं 30,000 और न्यूनतम है 21,000। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले अन्य शर्तें जो है इसकी देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या जो खास चीज़ें, ये जो ऑर्डर है उसके बारे में। तो दोस्तों इसमें कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? 17 तारीख का ये ऑर्डर है। गेस्ट फैकल्टी के तहत शिक्षकों को रिक्त पदों पर लगाया जाएगा इसमें। और कहाँ क्या इसमें रहेगा, क्या क्या पद रहेंगे? तो देखो, पद रहेंगे व्याख्याता के, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के, अध्यापक लेवल 2, अध्यापक लेवल 1, प्रयोगशाला सहायक और पीटीआई यानी शारीरिक शिक्षा। नियम, ये नियमों के तहत भर्ती की जाएगी। और आगे हम बात करें न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु का इसमें कहीं कोई लिख नहीं रखा है, यानी जिसने बीएड कर ली या बीएसटीसी डीएलईडी जो भी है मिनिमम, तो वो आयु। अधिकतम आयु का ज़रूर इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या है, निजी अभ्यर्थी यानी कोई भी व्यक्ति जो बेरोजगार विद्यार्थी है और जिसने योग्यता अर्जित कर रखी है वो, या फिर सेवानिवृत्त कोई सरकारी शिक्षक, तो दोनों ही जो है वो उसमें आ सकते हैं। सेवानिवृत्त जो शिक्षक है, अब ये नाम देखकर थोड़ा बेरोजगारों को लगा होगा कि अब हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। देखो इसमें एक शर्त है, देखो जो सेवानिवृत्त हो जाता है तो कई बार तो उनकी इच्छा ही कमी होती है कि भाई वो और काम करें फिर से, और कोई करना चाहते हैं तो सरकार ने रखा है 65 वर्ष की, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही वो गेस्ट फैकल्टी के रूप में आ पाएंगे। तो 60 से 65 5 साल की अवधि वाले इसमें जो इच्छुक होंगे वो। अब जो अंग्रेजी स्कूलें हैं, अंग्रेजी माध्यम, जैसे महात्मा गांधी के रूप में भी जो स्कूलें बनी है, या पहले से कोई चल रही है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के नाम से कोई और, तो उसमें अंग्रेजी माध्यम से अर्जित की जानी चाहिए। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो शैक्षणिक योग्यता है, न्यूनतम शैक्षणिक जो योग्यता है वो इंग्लिश मीडियम जो है उसमें होना चाहिए। अब बात करें अन्य चीज़ों की रिक्तियाँ, भाई कितने पोस्ट जो है वो आएगी, इसमें कितने खाली पद आएंगे। तो इस योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किंतु स्पष्ट रिक्त, स्वीकृत का मतलब जैसे मान लो पद तो बन गया, स्वीकृत हो गया, मगर उस विषय के वहाँ विद्यार्थी नहीं है, ठीक है, विद्यार्थियों ने लिया नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या कम है, तो वह पद रिक्त नहीं माना जाएगा। तो और भी इसमें कुछ रहेंगे चीज़ें। तो स्पष्ट रूप से जो पद खाली है वो ही इसमें उसी पर भर्ती होगी। विद्या संबल योजना के तहत उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इनको भी शामिल किया गया है। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पहले प्राथमिकता उनकी है जो कार्यरत शिक्षक है। मान लो किसी दूसरे स्कूल में कार्यरत है और वो अंग्रेजी माध्यम में आना चाहता है, सरकारी शिक्षक, तो उनको प्राथमिकता है, साक्षात्कार से प्रथमतः लगाया जाएगा। अब मान लो साक्षात्कार दे दिया मगर वो शिक्षक ने ज्वाइन नहीं की, पद वो खाली पड़ा है, तो उस पर जो है साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो फिर उस समय क्या होगा, गेस्ट फैकल्टी हेतु लगाया जा सकता है। अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने तो रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार अगर मान लो प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अगर काम चल रहा है तो नहीं लगाया जाएगा। स्पष्टतः रिक्त पद है तो ही वहाँ लगाया जाएगा। आवेदन पत्र आमंत्रित करना, अब आवेदन पत्र जो स्पष्ट रिक्त पद, आप समझ गए ना, जो क्लियरली एकदम खाली पद है, जहाँ न कोई आ रहा है कि भाई पेंडिंग चल रहा है, ज्वाइन करेगा, साक्षात्कार दे दिया, ऐसी कोई स्थिति नहीं हो, तो स्पष्ट रिक्त पद यानी स्पष्ट खाली है। और उसकी सूचना विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, सार्वजनिक स्थल जैसे गांव में कोई पंचायत भवन है और है, शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का कार्यालय, उन पर बाहर, और वेबसाइट पर भी, विभाग की जो वेबसाइट है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक, उनके कार्यालय के माध्यम से जो है वो इसको रिक्त पद जो है वो प्रकाशित करेंगे और आवेदन आमंत्रित करेंगे। कितनी तारीख है वो भी अभी हम देखेंगे। आवेदन पत्रों की जांच कैसे होगी और वरीयता सूची यानी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, तो ये काम पूर्ण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा, सबको उसकी सूचना दी जाएगी।
इसके लिए क्या होगा, एक 3 सदस्यीय समिति का गठन जो है वो किया जाएगा। एक होंगे अध्यक्ष महोदय, वो प्रिंसिपल, पीओ, प्रिंसिपल का पद खाली है तो कार्यवाहक प्राचार्य या जो भी वरिष्ठतम जो अध्यापक है वो, और 2 होंगे वरिष्ठतम व्याख्याता, सीनियर जो है लेक्चरर सदस्य। तो 3 इसमें हो गए, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। जो व्याख्याता अगर नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक। अब वरिष्ठ शिक्षक यदि विद्यालय में कार्यरत नहीं है तो संबंधित ब्लॉक के जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, सीबीओ साहब, ब्लॉक के किसी अन्य विद्यालय के 1 या 2 या आवश्यकता हो तो वरिष्ठतम व्याख्याता को इस कार्य हेतु नियुक्त कर सकते हैं। मान लो उस विद्यालय में अगर व्याख्याता है नहीं तो दूसरे विद्यालय से भी लगा सकते हैं। कुल मिलाकर 3 सदस्यीय समिति चयन करेगी। शर्तें क्या रहेगी इसके लिए, तो समिति का दायित्व क्या है, सबसे पहले जो आवेदन आए हैं विद्यार्थियों के, जो आवेदकों के, तो उनका पदवार और विषयवार सूची तैयार करने की, किस पद के लिए किस विषय के लिए कितने आवेदन आए हैं और उसको सूचना पट पर लगाना। आवेदन पत्रों की जांच करके पात्र और अपात्र आवेदक, मान लो आवेदक है मगर अपात्र है, अपात्र का मतलब जैसे L1 L2 है तो उसके लिए रीट क्वालिफाई हो, या जैसे मान लो व्याख्याता के लिए तो वो पीजी हो। तो एक बेसिक जो शर्तें साफ साफ दिखने वाली है, हालांकि इसमें उनका उल्लेख नहीं हो सकता, उनका अलग से और आ जाए। तो अपात्र आवेदक है उनकी सूची, पात्र अपात्र सूची जो है वो नोटिस बोर्ड पर लगाना। फिर वरीयता सूची में पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता निर्धारित करना और सेवा नियमों में वांछित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। अब देखो प्रक्रिया ये रहेगी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या चाहिए, L1 के लिए क्या चाहिए 12वीं, ठीक है, और फिर DLED या BSTC। L2 के लिए क्या चाहिए B.Ed और स्नातक। व्याख्याता के लिए क्या चाहिए भाई PG, MA, MCOM, MSc, और शारीरिक शिक्षक के लिए BPEd। जो भी शर्तें हैं तो वो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हो गई जो आपकी एजुकेशनल, और प्रशैक्षणिक योग्यता जैसे B.Ed है या BPEd है, DLED है, तो शैक्षणिक योग्यता वो 12वीं 10वीं 12वीं BA वगैरह जो न्यूनतम क्या चाहिए, जैसे मान लो L2 है तो उसके लिए स्नातक चाहिए ना, BA चाहिए या BCom चाहिए, BSc चाहिए, तो उसके 75%। कहने का मतलब अगर हम L2 की बात करें तो या फिर सेकंड ग्रेड की बात करें तो उसमें 75% तो आपके जुड़ेंगे वो उसके कॉलेज वाले के, और 25% अंक जुड़ेंगे आपके B.Ed या फिर BSTC या फिर जो है आपका BPEd या अन्य कोई जो योग्यता है वो, तो उसके 25%, 75-25 ही अनुपात रहेगा। समझ में आ गई होगी बात आपके। इन लाइनों को देखकर यहाँ तक अभी तक ये क्लियर हो रहा है। हो सकता है विस्तृत दिशा निर्देश और मिल जाएं उसके बाद, तो इनका योग होगा उसके आधार पर किया जाएगा। प्राप्तांक मान लो समान हो गए, 75% 25% एक जैसे आ गए, तो जो अधिक आयु का अभ्यर्थी है उसको ऊपर रखा जाएगा वरीयता क्रम में। और फिर ये जो समिति है वो अपनी अनुशंसा प्राचार्य या पीओ महोदय को करेंगे। अब पीओ या प्राचार्य के जो कार्य हैं तो रिक्तियों की पहचान करना, प्रकाशन करना, मूल दस्तावेजों की जांच करना, और पूर्णतः अस्थायी तौर पर ये ध्यान रखना, ये जो गेस्ट फैकल्टी है पूर्णतः अस्थायी है, ठीक है। सरकार फिलहाल जो भर्ती कर रही है वो पूर्णतः अस्थायी कर रही है, और 7 दिन के अंदर कार्य ग्रहण करना होगा जिनका नाम आ जाता है उनको, और उनको एक शपथ पत्र, वो भी मूल ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं, वो देना पड़ेगा कि भाई ये जो है आगे उसमें भाषा उसकी रहेगी वो कैसी है। फिर मानदेय देना, और उसके अलावा अगर कार्य असंतोषजनक है तो फिर उसको वापस हटाना। और गेस्ट फैकल्टी के रूप में अगर कोई सेवानिवृत्त आते हैं तो उनकी 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा, ठीक है। सेवानिवृत्त शिक्षक और निजी के लिए भी देखो अधिकतम 65 ही रखा है। गेस्ट फैकल्टी 65 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के सेवानिवृत्त शिक्षक ओब्लिक या निजी अभ्यर्थी, ठीक है। अब है टाइम टेबल क्या रहेगा प्रक्रिया का, 1 नवंबर को विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाएगा। अब कहाँ होगा, न्यूज़पेपर का तो इसमें कहीं अभी लिखा नहीं है, ये लिखा है कि भाई विद्यालय के बाहर और वेबसाइट पर, और फिर कोई सार्वजनिक स्थान है उस गांव का तो वहाँ पर, और जिला फिर जैसे शिक्षा अधिकारी का कार्यालय हो सकता है उसके आगे विज्ञप्ति चिपकाने का हो, या फिर वेबसाइट जो है वो सबसे माध्यम है सशक्त। फिर आवेदन 2 से लेके 4 3 ही दिन आपको मिलेंगे,
अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 3 दिन आपके पास रहेंगे, 2, 3, 4, 3 दिन विद्यालय समय, जैसे अभी मान लो 10 से 4 का है तो उस समय। आवेदन की तिथि है 5 तारीख को सूची प्रकाशित होगी, आवेदन कितने आए। 7 तारीख को पात्रता की जांच हो जाएगी कि डॉक्यूमेंट वगैरह फोटोकॉपी लगाई वो सही है क्या, और वरीयता सूची बन जाएगी कि परसेंटेज के आधार पे कौन ऊपर है। अब ऊपर वाला ज्वाइन नहीं करें तो फिर 2 नंबर वाले का नंबर आ जाएगा। दिनांक 9 तारीख को क्या होगा, आपत्तियां, अगर किसी को आपत्ति है सूची में तो 10 तारीख को अंतिम वरीयता सूची बनेगी, स्थायी फाइनल सूची बनेगी। 11 को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जांच होंगे और 12 को आदेश जारी होगा, और फिर वो कि भाई ज्वाइन करने के लिए आ जाओ। 7 दिन का समय मिलेगा। 19 तारीख कार्यकारिणी की लास्ट होगी। 19 तक कोई नहीं आता है तो फिर उसके बाद वाला जो है उसको बुला लिया जाएगा। विद्या संबल योजना के तहत मानदेय, अब आपको क्लास क्या लेनी होगी, प्रति घंटा के हिसाब से पेमेंट रखा है कि भाई आप 1 घंटा क्लास लेते हैं, या यानी 1 घंटा मतलब एक कालांश को 1 घंटे का मानते हुए अगर आप क्लास लेते हैं तो अध्यापक आप लेवल 1 और द्वितीय के हैं, कक्षा 1 से 8 आप पढ़ाएंगे तो 300 रुपये आपको प्रति घंटा होगा। मान लो आपको 2 क्लास ली तो 600 रुपये हो गए। 26 दिन 27 दिन लगता है, 24 दिन, 4-5 संडे आ गए, कोई 1-2 छुट्टी आ गई, तो नॉर्मली अगर हम 25 दिन से देखें तो हो जाते हैं 15,600 से तो, और फिर 900, तो इस हिसाब से मतलब 2 पीरियड 3 पीरियड अधिकतम 21,000 रखना है कालांश। तो उस हिसाब से आपको 2 कालांश 3 कालांश ऐसे दिए जाएंगे और अधिकतम 21,000 होगा, प्रति घंटे के हिसाब से हैं। वरिष्ठ अध्यापक है तो इसके लिए 350 रुपये, 1 कालांश 1 घंटे के हिसाब से हैं, तो कितने कालांश हो कि इस हिसाब से एडजस्ट हो कि अधिकतम 25,000 जो है वो हो, उससे ज़्यादा भुगतान नहीं होगा। 11-12 के लिए रखा है गवर्नमेंट ने यहाँ पे 400 रुपये, तो अधिकतम 30,000, और प्रयोगशाला सहायक के लिए 300 और शारीरिक शिक्षा के लिए 300। अब नॉर्मली हम निजी विद्यालय से तुलना करें तो विशेषकर कला वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनको इतना मानदेय सामान्यतः नहीं मिलता, हालांकि साइंस मैथ वगैरह टेक्निकल इनमें तो मानदेय मिल जाता है, तो उनके लिए एक विशेष आकर्षण का ज़रूर ये केंद्र रहेगा। और बाकी अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग रुचि है, तो ये मानदेय आपके सामने रखा है, बताया है। अन्य चीज़ों की अगर हम बात करें तो अगर किसी को हटाया जाता है तो अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को बुला लिया जाएगा, वो बात हो गई। ये चीज़ देखो गौर करने वाली, गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत, सत्र का अंत यानी कि मई में सत्र पूरा हो जाता है तो वहाँ तक, या नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक। नियमित प्रक्रिया का मतलब मान लो वैकेंसी अभी ये है, इनको ज्वाइनिंग दे रहे हैं, मान लो नई वैकेंसी है, प्रक्रिया पूरी होगी, इनको ज्वाइनिंग दे दी, या कोई ट्रांसफ़र होके आ गया, या किसी सरकारी आदेश से कोई व्यक्ति वहाँ पे आ गया परमानेंट, तो नियमित प्रक्रिया से वो पद अगर भर गया तब तक ही वो जो है वहाँ रहेगा। फिर क्या होगा उसका, किसी दूसरे विद्यालय में ट्रांसफ़र करेंगे, वो उसका भी कोई स्पष्ट यहाँ पे उल्लेख नहीं है। और सत्रांत के बाद में क्या होगा इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। फिलहाल एक सत्र के लिए या फिर जो है नियमित प्रक्रिया से कोई नया शिक्षक वहाँ आ जाए तब तक के लिए जो है ये पूर्णतः अस्थायी, ये शब्द बार बार लिखा हुआ है तो लगाया जाएगा। भाई कहीं फिर कहने लग जाए कि हमें परमानेंट करो, तो इसलिए यह शब्द बार बार जो है उल्लेख इसका किया गया है। गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य पीओ महोदय करेंगे, और किसी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति आती है अनियमितता दुराचरण तो फिर जो है उसको विमुक्त दायित्वों से कर दिया जाएगा। और ये इसमें रहेगा कि उनका काम केवल कालांश लेना है, उनको अन्य प्रकार का कोई कार्य, जैसे मान लो कोई बीएलओ का हो या कोई अन्य कोई प्रशासनिक कार्य हो, जनगणना, चुनाव और भी कोई किसी प्रकार का हो विद्यालय से संबंधित, वो नहीं करवाया जाएगा। गेस्ट फैकल्टी है तो केवल कालांश का ही अध्यापनीय कार्य करवाया जाएगा। यह दिशा निर्देश मात्र शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए हैं। अगले सत्र में क्या निर्देश हो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आप अलर्ट रहें। 1 तारीख जो है इसमें वो सूचना प्रकाशित 1 तारीख को है ना, इसमें देख लेते हैं पुनः जो है विज्ञप्ति और रिक्तियों का प्रकाशन। तो आप ध्यान रखें, आप जिस गांव के निवासी है, जहां आप लगना चाहते हैं वहां के विद्यालय में वहाँ की सूचना आप देख लें, पता कर लें नोटिस बोर्ड पे कि कितनी क्या पोस्ट है, और जो है अपने डॉक्यूमेंट फ़ोटोकॉपियाँ वगैरह आपको लगानी है, आवेदन अच्छे से भरें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार रखें, और जो है इसमें प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो इसमें। धन्यवाद।